जय हिंद। आपका पुनः हमारे भूगोल मानचित्र के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। और हम लोग यूरोप महाद्वीप से संबंधित जानकारी सीखने वाले हैं, जिसमें सागर कौन कौन से यूरोप महाद्वीप में हैं, खाड़ी कौन कौन सी है और द्वीप कौन कौन से हैं, और इनके बारे में इनसे एडिशनल जानकारी और संबंधित जानकारी हम समझेंगे और इनके बारे में अन्य जानकारी भी जुटाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सागर कौन कौन से हैं। तो हम इन चीज़ के माध्यम से हम लोग आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सागर। तो इसमें सबसे पहला सागर है हमारा श्वेत सागर। ठीक है, यह श्वेत सागर कहाँ पड़ता है, हम इस वीडियो में इस मैप में देखेंगे श्वेत सागर। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो मैप है यूरोप महाद्वीप, इसमें उत्तर पूर्व पश्चिम क्या क्या है, क्योंकि यह थोड़ा ज़रूरी है, इसके बिना हमें समझ नहीं आ सकता। तो देख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे बांटें, इसको अगर हम ऐसे दिशाओं की तरह से देखें तो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। तो हमने ये चीज़ देखा। तो इसके पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इस यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। और पूर्व में क्या है, तो पूर्व में है एशिया महाद्वीप, पूर्व में एशिया महाद्वीप है। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में जो है भूमध्य सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो यह आप समझ रहे होंगे कि यूरोप महाद्वीप किन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप है यह अफ्रीका से किससे अलग होता है। तो साथियों, यह अफ्रीका से अलग होता है, यह आप देख सकते हैं। तो यह अफ्रीका से अलग होता है जिब्राल्टर जल संधि से। देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है और यहीं पे ब्रिटेन का जिब्राल्टर नाम का द्वीप है, जो ब्रिटेन का है। यहीं पे जिब्राल्टर नाम का द्वीप है, ब्रिटेन का। और ये जल संधि है, इससे के नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप महाद्वीप है। और बाकी अन्य जगहों पर भूमध्य सागर है, यानी भूमध्य सागर के नीचे अफ्रीका है, ऊपर जो है यूरोप महाद्वीप है। तो हम यह मैप की क्लास में ये सब समझेंगे और यह हम देख रहे हैं, और इसमें जितने भी सागर खाड़ी हैं समझेंगे इसको भी। और आगे बढ़ते हैं। तो यह एशिया महाद्वीप से कैसे अलग है, किस चीज़ से अलग होता है एशिया महाद्वीप से। तो एशिया महाद्वीप से सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो यह एशिया महाद्वीप से अलग होने के लिए एक यूराल पर्वत श्रेणी है, यूराल पर्वत श्रेणी है, जिसकी ऊंची चोटी जो है नरोदनाया 1894 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, यूराल पर्वत श्रेणी की। और यह इसके इधर जो है एशिया है और दूसरी साइड जो है यह यूरोप है। तो यह एशिया से यूरोप किस प्रकार से अलग होता है, तो यूराल पर्वत श्रेणी से अलग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही एशिया महाद्वीप से कैस्पियन सागर भी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह कैस्पियन सागर है जो एशिया महाद्वीप को इस यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इधर जो है यूरोप महाद्वीप है और इधर साइड जो है एशिया महाद्वीप है। हमने ये चीज़ देख लिया। इसी के साथ साथ काकशस पर्वत है
यह है कॉकेसस पर्वत। और कॉकेसस पर्वत में 3 देश आते हैं। कॉकेसस पर्वत में 3 देश आते हैं। कौन कौन है? तो इसमें आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया। आर्मेनिया, अज़रबैजान और जॉर्जिया जो है, यह 3 देश आते हैं कॉकेसस पर्वत में। और ये कॉकेसस पर्वत से भी अलग होते हैं। इधर नीचे एशिया महाद्वीप है और इसके ऊपर यूरोप महाद्वीप है, यह होता है। ठीक। और एक और जगह है जहाँ से यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से अलग होता है, तो यह है, देखिए यह क्षेत्र है, ये जो है यह इटली का नहीं, यह तुर्की का क्षेत्र है। इसका इस समय नाम तुर्कीय हो गया है, अपना नाम बदल के तुर्की से तुर्कीय कर लिया है। और तुर्कीय जो है, यह जो जगह है यहाँ पे, यह थोड़ा सा इसका और जगह अंतोलिया वाला जो क्षेत्र है, यह तुर्की का ही है। और सबसे बड़ा जो तुर्की का क्षेत्र है एशिया में है, और छोटा क्षेत्र है जो यूरोप महाद्वीप में है। और तुर्की और जो है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, ये मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने वाली बॉस्फोरस जलसंधि से अलग होती है। यह बॉस्फोरस जलसंधि है जो मरमरा सागर और काला सागर से जुड़ी हुई है, इससे यह अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया। यानी इन चीज़ों से, इन तरह से यूरोप महाद्वीप अन्य महाद्वीप से अलग होने का अपना तरीका है। इसका अलग अलग तरीके से इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सागर की तरफ से। हमने बता दिया कि सबसे इसके उत्तर में हम सागर देखेंगे। उत्तर यह है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहला है बैरेंट सी। तो ये जो पूरा एरिया है यह बैरेंट सी है, और यह यूरोप महाद्वीप का ही क्षेत्र है। यह यूराल और यह जो है उत्तरी जो अंतरीप है, इसके बीच में आता है बैरेंट सी। बैरेंट सी किस क्षेत्र के बीच में आता है? तो यूराल सी और उत्तर का अंतरीप जो है यहाँ पे है, इसके बीच में आता है बैरेंट सागर। तो हमने बैरेंट सागर देख लिया। इसके बाद अगला है श्वेत सागर। ठीक है, यह श्वेत सागर देख सकते हैं, यह आर्कटिक महासागर में किस प्रकार से यह धंसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ है, यह श्वेत सागर है। इसका नाम श्वेत सागर किस लिए पड़ा है? तो चूंकि साथियों यह बिल्कुल श्वेत, देखिए श्वेत दिखता है, सावन सफ़ेद दिखता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे श्वेत यानी सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, तो इसलिए इसे श्वेत सागर कहते हैं। इसलिए इसे एकदम साफ या सफ़ेद सागर भी इसे कहा जाता है। और इसमें देख सकते हैं श्वेत सागर में इस तरीके के द्वीप भी हैं छोटे छोटे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हरा भरा है, क्योंकि यह जो है देख सकते हैं कहाँ पे है, तो यह हरियाली वाले क्षेत्र में है। देखिए ये सब पूरा हरा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे खेती बाड़ी और फॉरेस्ट या जंगल वंगल का क्षेत्र ये सब आता है। और इन जगहों पे नीचे जो है यहाँ पे स्टेपी नाम का चारागाह भी है, या स्टेपी नाम का जो है घास का मैदान भी है। तो हम ये श्वेत सागर देख सकते हैं। तो श्वेत सागर के आसपास कौन कौन देश हैं, यह भी हमें महत्वपूर्ण है, समझ लेना चाहिए। श्वेत सागर के आसपास कौन कौन से देश हैं? तो श्वेत सागर के आसपास कौन देश है? तो ये रसिया देश है। कौन सा है? रूस। रूस में पूरी तरह से श्वेत सागर घुसा हुआ है, इसके अंदर ढका हुआ है। और इसकी जो देखिए यहाँ पे मुर्मुस्क है, ये एक बंदरगाह है। मुर्मुस्क जो है, ये जो बंदरगाह है, यह बैरेंट सागर के पास में ही है, यहाँ पे मुर्मुस्क। और मुर्मुस्क कहा जाता है कि यह कभी भी बर्फ़ से जमता नहीं है सागर, यह आर्कटिक महासागर में होने के बावजूद भी। लेकिन इधर जो है, अगर कहीं भी अगर कोई बंदरगाह है तो वह जम जाता है सर्दियों के दिन में। लेकिन ये मुर्मुस्क जो है
नहीं जमता है सर्दियों के दिनों में। क्यों? क्योंकि इधर से जो है जो गल्फ स्ट्रीम आती है, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम वह आती है, तो यहाँ पे जो गर्म होता है गर्मी या जो ठंडी बर्फ़ होती है उसको यह गला देती है, और यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, तो हमेशा जल यानी लिक्विड फॉर्म में जल रहता है, वाटर रहता है, पानी रहता है, यहाँ बर्फ़ नहीं जमता है। इसलिए यहाँ से समुद्र होके बाहर निकाले जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसे हम कोला प्रायद्वीप भी कहते हैं, जो मुरमुस कोला क्षेत्र है कोला प्रायद्वीप में आता है, ठीक है। तो यह हम देख सकते हैं, और हम यह सब जानने भी हमें चाहिए। यह पूरी तरह से रूस में यह आता है। इसके बाद जो है हम श्वेत सागर या श्वेत सागर से आगे बढ़ते हैं, तो उत्तरी सागर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उत्तरी सागर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले देख सकते हैं यहाँ पे यह नॉर्वेजियन सागर भी है। यह सब नॉर्वेजियन सागर है, पूरा एरिया जो है नॉर्वेजियन सागर का है। यह यहाँ से यह पूरा एरिया जो है नॉर्वेजियन सागर का, ऊपर आर्कटिक महासागर का है, पूरा नॉर्वेजियन सागर का है। तो आगे हमारा है आर्कटिक सागर। नॉर्वेजियन सागर हो गया, आर्कटिक सागर भी देख लिए, और यह है उत्तरी सागर, ठीक है। यह पूरा यहाँ से यहाँ तक यह पूरा उत्तरी सागर है। यह पूरा यहाँ पे उत्तरी सागर है। और उत्तरी सागर किन किन देशों के बीच है, तो यह यहाँ पे लंदन है, तो लंदन जो द्वीप है उसके और डेनमार्क और कोपेनहेगन के बीच है। डेनमार्क और कोपेनहेगन के बीच है उत्तरी सागर, ठीक है। और उत्तरी सागर में ही, ठीक है, एक डोंगर बैंक है। उत्तरी सागर में ही डोंगर बैंक है। डोंगर बैंक जो है इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, यह सब डोंगर बैंक वाला क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पे मछली पालन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए इंग्लिश चैनल से यहाँ पे गर्म जलधारा निकलती है, यहाँ पे आती है, और यहाँ से ठंडी जलधारा यहाँ आती है, और दोनों यहाँ से मिल जाते हैं, और यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पे प्लैंकटन नामक घास की उत्पादन होता है, जिससे मछलियों का यह बहुत अच्छा भोजन होता है, जिससे मछलियों का यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार होता है, उनका ग्रोथ होता है, जिससे मछलियाँ उत्पादन में यह महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो यह महत्वपूर्ण है, यह यूके और डेनमार्क के बीच है, ठीक है। और जो यूके है हम देख रहे हैं यहाँ पे, यूके के बारे में फिर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेनमार्क देख सकते हैं, और डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है, ठीक है। और कोपेनहेगन में ही विश्व का सबसे महत्वपूर्ण या संग्रहालय बनाया गया है, ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सी पुरानी और इतिहास से संबंधित या बोल सकते हैं पूरा पाषाण या पाषाण काल से संबंधित यहाँ पे यह संग्रहालय बनाया गया है। यहाँ पे नार्वे की राजधानी ओस्लो है, देख सकते हैं नार्वे की राजधानी यह है ओस्लो। इसका एक देश से और लगभग 2-3 देश से इसका बॉर्डर साझा होता है। पहला स्वीडन है, दूसरा फिनलैंड, और तीसरा जो है रूस के साथ नार्वे की सीमा साझा होता है। और नार्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये तीनों देश जो है अमेरिका का एक गुट है, जिसको नॉर्थ अटलांटिक या नाटो कहते हैं, में शामिल होने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। ये प्रयासरत हैं और नाटो में शामिल होने के लिए हमेशा उसके लिए लगातार उनसे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसमें से फिनलैंड जो है शामिल भी हो चुका है, ठीक है। और स्वीडन भी शायद हो चुका है यह भी, ठीक है। लेकिन इसमें यूक्रेन जो है, जो हमेशा रूस के मार का सामना कर रहा है, और इसे जो है लगातार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है।
ठीक है। इसमें जो यूरोपीय देश हैं और अमेरिकी देश हैं, ये इनको बहुत से हथियार मुहैया करा रहे हैं जिससे यह युद्ध लंबा खींचे और लंबा चले। तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलेंस्की है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। इसके आगे बढ़ा जाए तो अगला है बाल्टिक सागर। यह बाल्टिक सागर यहाँ पे है, यह बाल्टिक सागर। यह बाल्टिक सागर से होके रूस जो है जर्मनी तक एक पाइपलाइन लाया था, ऐसे होते हुए लाया था। रूस का यहाँ पे एक और जगह है, देखिए यहाँ पे रूस का है एक कैलिनिनग्राड। कैलिनिनग्राड जो है रूस का क्षेत्र है जो पोलैंड और लिथुआनिया के बॉर्डर पर पड़ता है और ये बाल्टिक सागर में है। यहाँ से जो है गैस पहुँचाने के लिए जर्मनी में पाइपलाइन लगाई गई थी और रूस यहाँ से पाइपलाइन से भेजता था। लेकिन जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो उस समय इन देशों ने इनसे लेना बंद कर दिया। लेकिन बंद करने के बाद जर्मनी में बहुत ज़्यादा गैस की किल्लत समझ में आई, तो फिर इन्होंने चालू करने का प्रयास किया। और लेकिन अमेरिका ने आ करके यहाँ पे जो इनका पाइपलाइन था इसमें बम लगा के फोड़ दिया है, जिससे क्या है कि अब गैस पाइपलाइन अवरुद्ध हो गया है। इन्होंने बनाने का प्रयास भी किया गया है। तो यह बाल्टिक सागर से होते हुए यहाँ पे है और बाल्टिक सागर महत्वपूर्ण है। यहाँ से होते हुए जो है रूस अपने बहुत से जहाज़ों को जो है उत्तरी सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर में भेज सकता है या ऊपर से भी भेज सकता है। तो यह है बाल्टिक सागर। हमने बाल्टिक सागर देख लिया। और ये बाल्टिक सागर से जुड़े देश कौन कौन से हैं? तो ये जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, और कैलिनिनग्राड जो रूस का है, लिथुआनिया, लाटविया, एंथोनिया, और यहाँ पे फिनलैंड भी है, और स्वीडन है क्या, और यह डेनमार्क डेनमार्क भी हो गया। तो यह जो देश हैं बाल्टिक सागर से अपना बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। और बाल्टिक सागर को जो कि उत्तरी सागर से मिलाने के लिए एक नहर का निर्माण किया था जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी और डेनमार्क ने मिलकर। तो यह एक नहर है कील नहर, देखिए यहाँ से है कील नहर। यहाँ से होकर के जल्दी से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, और नहीं तो इनको ऐसे जाके ऐसे घूम घूम के ऐसे जाना पड़ेगा। तो इसलिए कील नहर बनाया गया था जो जर्मनी और डेनमार्क के बीच है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अब इसके आगे हम बढ़ें तो आयरिश सागर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे है यह आयरिश सागर, यह है आयरिश सागर। तो आयरिश सागर जो है लंदन और आयरलैंड के बीच इसका विस्तार है, इसके बीच इसकी स्थिति है। लंदन जो है खुद राजधानी है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी क्या है? बेलफास्ट है। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है। तो लंदन जो यूके है वह 4 देशों से या 4 अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला तो हो गया लंदन, ठीक है, पहला लंदन हो गया, दूसरा वेल्स हो गया, तीसरा स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया स्कॉटलैंड, और अगला हो गया उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड जो है ये किसका है? तो यूके का ही ये क्षेत्र में आता है, और आयरलैंड एक अलग देश है जिसका राजधानी है डबलिन, ठीक है। तो इसमें एक बार दिक्कत देखने को मिला था जब ब्रिक्स से अलग हो गया था, ब्रिक्स तो नहीं, यूरोपीय यूनियन से ईयू से यह अलग हो गया था जब यूके या यूनाइटेड किंगडम। तो दिक्कत यह हुई थी कि यहाँ से जो सामान जाता था, भाई देखिए ये अभी यूके का है, जो उत्तरी आयरलैंड है यूके का है, और ये पूरा जो लंदन है यह भी यूके है। तो यहाँ सामान तो आसानी से पहुँच जाता था, लेकिन उत्तरी आयरलैंड अभी भी, या आयरलैंड जो है जिसकी राजधानी डबलिन है, अभी भी
EU का सदस्य था। तो यहाँ से कुछ सामान जो है आसानी से किस में चले जाते थे, तो ये आयरलैंड में चले जाते थे, जिससे समस्या बढ़ जाती थी, क्योंकि बहुत से सामान जो है कम दाम में ही यहाँ पहुँच जाते थे, जिससे ये लोग फायदा में हो जाते थे और यूके को घाटा होता था। तो इसलिए इन्होंने अपने कई सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए तरीके भी ढूंढे हैं। तो हमने ये चीज़ देख लिया। अब इंग्लिश चैनल के बाद आगे बढ़ जाए तो हम पढ़ते हैं तो है भूमध्य सागर की तरफ। ठीक है, अब जब भूमध्य सागर देखेंगे तो यह है भूमध्य सागर, और इस तरह से होते हुए जब हम आएंगे आर्य सागर या इंग्लिश चैनल से होते हुए, हमने इंग्लिश चैनल शायद नहीं देखा, इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, यहाँ पे है इंग्लिश चैनल। तो ये हम देखेंगे इसको चैनल में, और ये इंग्लिश सागर भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ से चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से होते हुए हम यहाँ जो जा सकते हैं, और ये जब मोटा रास्ता रहता है, बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता रहता है, उसे चैनल कहते हैं, और जब छोटा रहता है, पतला रहता है, तो उसे जल डमरू मध्य कहते हैं, या उसे जल संधि भी कहते हैं। तो इंग्लिश चैनल से होते हुए हम उत्तरी सागर जा सकते हैं, और इंग्लिश चैनल को बहुत से लोगों ने पार भी किया है। जैसे हमारे देश के ही हैं, कौन है, तो उनका नाम है आरती साहा। आरती साहा जो है, इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था इंग्लिश चैनल को। और इंग्लिश चैनल में ही यहाँ से पेरिस से होते हुए यहाँ से लंदन तक जाने के लिए एक अंडरग्राउंड यानी पानी के नीचे से एक रेलवे और कार के लिए या रोड सड़क के लिए एक सुरंग बनाई गई है। इससे इसको जोड़ने का प्रयास किया गया, जोड़ा गया है। लगभग ये 51 किलोमीटर का ये जो है अंडर वाटर या टनल बनाया गया है। आरती शाह ने इसे सबसे पहले महिला थी जो इसको पार किया था। ठीक है, ये इसलिए इंग्लिश चैनल प्रसिद्ध है। देखिए, इंग्लिश चैनल में कहा जाता है कि 2 बार आता है ज्वार भाटा। तो एक बार उत्तरी सागर से आता है और एक बार इधर से आता है इंग्लिश चैनल से, इसलिए यहाँ पे 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ठीक है, अब चलते हैं भूमध्य सागर की तरफ। तो भूमध्य सागर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भूमध्य सागर जो है, देख रहे हैं, ये सब एरिया पूरी तरह से भूमध्य सागर का है, यहाँ तक है। और भूमध्य सागर जब कैसे भूमध्य सागर में घुसेंगे, तो इधर से होते हुए हम भूमध्य सागर तब घुसने के लिए पुर्तगाल से होते हुए हम जिब्राल्टर से होते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो जिब्राल्टर है ये यूके का है, एक जो यूटी है, यूनियन टेरेटरी है यूके का जिब्राल्टर। यहाँ से होते हुए भूमध्य सागर में घुसते हैं। यहाँ पे कई सारे द्वीप भी हैं। ठीक है, और जब इसमें देखते हैं हम, तो आगे हमारा है एड्रियाटिक सागर। ठीक है, ये जो है एड्रियाटिक सागर, सॉरी, तो एड्रियाटिक सागर कहाँ पे है? तो एड्रियाटिक सागर हम देख सकते हैं यहाँ पे, यह है एड्रियाटिक सागर। पूरा यह जो एरिया है यह एड्रियाटिक सागर है। यह भूमध्य सागर में ही पड़ता है, सागर के अंदर सागर, एड्रियाटिक सागर। यह इटली और देखिए एस्टोनिया, क्रोएशिया, हर्गोविना और यह अल्बानिया, ठीक है, इन ग्रीस हो गया, इनके बीच एड्रियाटिक सागर है। इटली और जो है कौन कौन है, तो हर्गोविना, अल्बानिया, मेसिडोनिया, ये सब है। क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, इनके बीच एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, और इसके आगे जो है एनियन सागर। एनियन सागर नीचे है, देखिए यहाँ पे एनियन सागर नीचे है, जो इटली के दक्षिण में पड़ता है, इटली के दक्षिण पड़ता है। और यहाँ पे देखिए एक सिसिली द्वीप है, इटली का ही है सिसिली द्वीप। यहाँ पे एक जो है ज्वालामुखी है, इसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहते हैं। और ये ज्वालामुखी जो है बहुत ही ज़्यादा
ऊंचा है, इसलिए यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं यहाँ से होते हुए जहाज लेकर जाते हैं, और यह सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा यहाँ से लावा का उद्गार होता रहता है, जिससे इसे विश्व का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा प्रकाश रहता है। और पुराने समय में जब जहाज लेकर लोग आते थे तो उन्हें यह रास्ता की तरह से इसका उपयोग करते थे, रास्ता की तरह से इसका समाधान समझते थे। ठीक है, इंडियन सी में ही है यह, सिसिली द्वीप इटली का है, सिसिली द्वीप। अब जो है एजियन सी, आगे बढ़ें तो हम चलते हैं एजियन सी की तरफ। देखिए इसके आगे बढ़ेंगे, इंडियन सी के आगे तो यहाँ पे है एजियन सी। एजियन सी ये जो है ग्रीस के आसपास ही है, और यह तुर्की के बगल में, तुर्की और ग्रीस के बीच में है एजियन सी। तुर्की यह है और ग्रीस यह है, तुर्की और ग्रीस के बीच में है एजियन सी, और ठीक एजियन सी के बगल में ही है आगे मरमरा सागर। ठीक है, एजियन सी के ही बगल में है मरमरा सागर, और मरमरा सागर के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बास्फोरस जल संधि से निकलेंगे तो यह काला सागर में हम पहुँच जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यह सागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और फिर काला सागर से होते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से होते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एजोव सागर तक पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे साथियों? तो यह एजोव सागर तक पहुँच जाएंगे, और इसके इधर इसके बगल में यह है कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। तो इतने सागर हैं जिसे हमने देखा, ठीक है, और पढ़ा भी। तो देख सकते हैं सब सागर हैं यहाँ पे। ये श्वेत सागर था। इंग्लिश चैनल जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा जो एरिया है ये इंग्लिश चैनल का है। इधर फ्रांस है, इधर यूके है, इसके बीच में एक बनाई गई रास्ता, देखिए रास्ता यहाँ पे है, ये रास्ता है, ठीक है, जो बेल्जियम के पास में है लगभग, और ये यूके तक जाता है। अंडरग्राउंड है या अंडर वाटर बोल सकते हैं इसको, ये होता है। देखिए ये लोग जो है तैर रहे हैं यहाँ पे पानी में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं खाड़ी कौन कौन सी है जो भूमध्य यूरोप महाद्वीप में पड़ता है या इससे संबंधित है। तो सबसे पहले है रीगा की खाड़ी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी कहाँ पे है? तो हम ऊपर से बढ़ेंगे। खाड़ी जो होता है ये एक सागर की तरह ही होता है, लेकिन यह थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा होता है। अंदर जब में जो भूमि होता है, भूमि की तरफ या देश में अंदर घुस गया होता है, तो इसको हम खाड़ी कहते हैं। तो ये खाड़ी, रीगा खाड़ी सबसे पहले देखेंगे। तो ये रीगा खाड़ी कहाँ पे है? तो ये रीगा खाड़ी जो है एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रीगा खाड़ी। तो यह बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के ठीक बगल में यहाँ पे रीगा खाड़ी है, जो है एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है। देखिए यहाँ पे रीगा है, इसलिए इसे रीगा खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे रीगा है, इसलिए रीगा खाड़ी से कहा जाता है। देखिए ये बाल्टिक है, यह लाटविया की जो राजधानी है रीगा है, और रीगा खाड़ी ये बन गई है। तो ये लाटविया और एस्टोनिया के बीच में है। देखिए लिथुआनिया, ठीक है, लाटविया एस्टोनिया, जिसको हम पढ़ेंगे ललिया। ललिया गांव में नाम होता है ललिया, तो ये ललिया है। तो लस लिथुआनिया हो गया, और लस लाटविया गला हो गया, अब फिर यह से एस्टोनिया हो गया। तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखिए बाल्टिक सागर में क्या है? तो यह रीगा खाड़ी है, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है। लिथुआनिया की राजधानी क्या है? विल्नियूस है। विल्नियूस जो है लिथुआनिया की राजधानी है, और कैलिनिनग्राड जो है यहाँ पे, कैलिनिनग्राड रूस का यह क्षेत्र है, बाल्टिक महासागर में ही है। और आगे है फिनलैंड की खाड़ी। तो ये देख रहे हैं फिनलैंड खाड़ी यहाँ पे है। तो फिनलैंड की खाड़ी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है फिनलैंड के ठीक नीचे ही है। देख सकते हैं यहाँ फिनलैंड है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक झील, दो झील, झील, मतलब कि 1000 झील इसमें है। इसे हज़ारों झीलों का
देश कहता है, या झील के अंदर झील भी कहता है। झील के अंदर झील की झील को कहते हैं तो मैनीटू झील कहते हैं। मैनीटू झील को झील के अंदर झील कहते हैं। और झीलों का देश या हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और इसी के नीचे जो है फिनलैंड की खाड़ी है। इसके बगल में लेडोगा झील भी है, इसे हम आगे देखेंगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, ओनेगा झील यहाँ पे है, तो यह हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा बोथनिया की खाड़ी। तो ये जो पूरा इधर दिख रहा है आपको एरिया, यह वाला, यह बोथनिया की खाड़ी है। ये जो एरिया पूरा दिख रहा है यह बोथनिया की खाड़ी है। बोथनिया की खाड़ी, ये बोथनिया की खाड़ी किस में है, किन देशों के बीच है, तो यह फिनलैंड और स्वीडन के बीच है। फिनलैंड और स्वीडन के बीच कौन सा है, तो बोथनिया की खाड़ी है। फिनलैंड और स्वीडन के बीच बोथनिया की खाड़ी है। किनके, तो फिनलैंड और स्वीडन के बीच बोथनिया की खाड़ी है। हमने ये चीज़ देख लिया। ठीक है, आगे है इंग्लिश चैनल, ये हमने बता दिया है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ही है। अब विस्की की खाड़ी, हमने इधर हो गया ऊपर देखिए सब। अब देखिए विस्की की खाड़ी यहाँ पे है, विस्की की खाड़ी यह है। ठीक है, और यह विस्की की खाड़ी किसके बीच है, तो यह स्पेन और फ्रांस के बीच है। स्पेन और फ्रांस के बीच जो है कौन है, विस्की की खाड़ी है। इसी के बीच जो है ज़मीन थोड़ी सी अंदर धस गई है, पानी इसमें घुस गया है, इसलिए इसे विस्की की खाड़ी कहते हैं। और एक है लायन की खाड़ी। ठीक है, तो लायन खाड़ी कहाँ है, तो हम इसे देख सकते हैं इसमें, लायन की खाड़ी। ठीक है, ये देख सकते हैं गल्फ ऑफ लायन, यह गल्फ ऑफ लायन है। देखिए यहाँ पे फ्रांस के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे यह जो है स्पेन का एरिया अलग होता है और यहाँ से इटली का अलग होता है। तो फ्रांस के ठीक नीचे ही गल्फ ऑफ लायन है, लायन की खाड़ी है। ऐसे सी बहुत है, सागर बहुत है। देखिए बेलेरियरिक सी है, यहाँ पे लिगुरियन सी है। तो सी की तमाम संख्या है, लेकिन हम महत्वपूर्ण देखेंगे जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आता है और इससे हमें ज़रूरी भी है पढ़ना। ठीक है, ये देख सकते हैं झील के अंदर जो है झील बना हुआ है, यह फिनलैंड का झील है। ठीक है, फिनलैंड की खाड़ी है, इसमें जो है हम देख सकते हैं कैसी कैसी स्थिति है। यह फिनलैंड की खाड़ी है, तो यह फिनलैंड की खाड़ी है। ठीक है, हमने लायन की खाड़ी देख लिया जो फ्रांस के नीचे ही था। तो हम देख सकते हैं इसमें एक बार, तो यह फिनलैंड की खाड़ी कहाँ पे है, तो देख सकते हैं यही है फिनलैंड की खाड़ी। इसके इधर अंडोरा है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, फ्रांस की राजधानी जो है कहाँ है, तो पेरिस यहाँ पे है। ठीक है, और पेरिस की संधि कब की गई थी, ये जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की गई थी, यह कब की गई थी और किनके बीच की गई थी, तो इसको हम बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में पेरिस की संधि के बारे में। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देख लिया। अगला है अब हमारा द्वीप, कौन कौन से द्वीप हैं जो यूरोप महाद्वीप में हैं और इससे संबंधित हैं। तो सबसे पहला है आइसलैंड द्वीप, यहाँ पे है आइसलैंड द्वीप। ठीक है, तो आइसलैंड जो द्वीप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी राजधानी रेजाविक। आइसलैंड को हमेशा क्या कहते हैं लोग, कि ये जो है बर्फ़ से ढका रहता है, लगता है आपको ना कि यह हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ है आइसलैंड। लेकिन आइसलैंड खाली नाम है, एक राजधानी रेजाविक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बर्फ़ नहीं रहता है, यहाँ पे हरियाली रहती है। यहाँ पे क्या रहती है, हरियाली रहती है आइसलैंड में। ठीक है, आइसलैंड में क्या रहती है, हरियाली रहती है। इसकी राजधानी रेजाविक है। फिर आगे बढ़े तो लंदन, सबसे बड़ा यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो यह लंदन द्वीप सबसे बड़ा द्वीप जो है, यह लंदन द्वीप सबसे बड़ा द्वीप। और इसी के बगल में एक और द्वीप है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है जो है आयरिश या आयरलैंड की खाड़ी। ठीक है, आयरलैंड की खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे लगभग बर्फ़ रहता है
आयरलैंड खाड़ी कहते हैं, या आयरलैंड द्वीप है, ठीक है, जो 2 भागों में बटा है, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड जो है ब्रिटेन का हिस्सा है, यूके का हिस्सा है, जबकि उत्तरी आयरलैंड जो है यह अलग देश है, इसकी राजधानी डबलिन है, ठीक है। तो यह चीज़ें हैं। अगला है सार्डिनिया, ठीक है। अगला क्या है, तो अगला है सार्डिनिया। सार्डिनिया कहाँ पे है, यह इटली में है, देख सकते हैं यहाँ पे, यह भूमध्य सागर में है, इटली में के पास में है, और यह इटली का ही है शायद। ये देखिए यहाँ पे सार्डिनिया है, यह यहाँ पे एक पर्वत भी है जिसका नाम है माउंट जेनेरेटू। माउंट जेनारजेटू है, सार्डिनिया में है, और ये सार्डिनिया द्वीप है, यह कोर्सिका द्वीप है। कोर्सिका द्वीप नेपोलियन से संबंधित है, कोर्सिका द्वीप नेपोलियन से संबंधित है, ये जो सार्डिनिया द्वीप है। और यहाँ पे माल्टा द्वीप है, या सिसिली द्वीप है। माल्टा एक अलग देश है, छोटा देश है, ठीक है, इसे माल्टा द्वीप भी कहते हैं। यह माल्टा द्वीप हो गया। और आगे देखेंगे तो ये सब मेन इसके द्वीप है, माल्टा द्वीप, सिसिली द्वीप। यहाँ पे जो है एक ज्वालामुखी है, ठीक है, जिससे विसुवियस या प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। यहाँ पे सार्डिनिया है, यहाँ पे कोर्सिका द्वीप है, यहाँ पे जो है बेलिएरिक द्वीप समूह यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, द्वीप है, इसे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, मेन ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे क्रीट भी है, यहाँ पे पेलोपोनेज प्रायद्वीप है, ठीक है। तो ये सब हैं। यहाँ पे एजियन सागर है, यहाँ पे मरमरा सागर, बास्पोरिया सागर, अजोव सागर यहाँ पे है, जो क्रीमिया और रूस के बीच है, काला सागर देख रहे हैं। तो ये सब है। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपका इस वीडियो पर क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।